जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में एससीईआरटी बुक जो कि जियोग्राफी का है। जियोग्राफी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का हम लोग पूरा जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का बिहार किसका, तो आप बताओगे बिहार एससीईआरटी का। अगर आपने एनसीईआरटी का क्लास नहीं किया है तो एनसीईआरटी की क्लास भी मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 5, एनीवन बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एस्टेट का बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसमें आपको कवर कराने वाला हूं कंप्लीट जियोग्राफी एक ही वीडियो में। अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो वीडियो दूसरी भी आ सकती है, यानी कि पार्ट 2 भी आ सकता है। बट हम 1 से 2 वीडियो के अंदर पूरा जियोग्राफी क्लास 6 से लेकर 10 तक कवर कराएंगे। और इसमें क्या होगा, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में जितना भी फैक्ट है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, केवल उसी लाइनों को, उसी चीज़ों को इस पीडीएफ में दिया गया है। एनीवन बाहर की कोई भी चीज़ें, कोई कहानी वगैरह कुछ नहीं है, केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और करते हैं और सबसे पहले क्लास 6 को पढ़ेंगे। और क्लास 6 में आप देख सकते हैं कि क्लास 6 में आपका 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं बाबू? 10 चैप्टर। हमारा सौरमंडल, पृथ्वी एवं उसकी गतियां, पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल भाग, दिशा हो गया, पृथ्वी एवं ग्लोब, मानचित्र का अध्ययन, हमारा राज्य बिहार, बिहार दर्शन 1, बिहार दर्शन 2। तो ये सारे जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये और क्लास 6 का आपका सिलेबस है। क्लास 6 का जब आप एससीईआरटी का जब बुक उठाएंगे तो आपके सारे चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। इसमें कुल कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। इन 10 चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल, और इसमें मैं एनसीईआरटी में जो फैक्ट है थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा। ऐसे एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एससीईआरटी से ज़्यादा एनसीईआरटी में मटेरियल दिया हुआ है। देखिए, सूर्य को सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सौर परिवार का मुखिया किसे कहते हैं? तो सूर्य को कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए जो इस पीडीएफ में दिया है वो चीज़ों को हम पढ़ते हुए चलेंगे। अब देखिए, सूर्य की जो सतहों पर आग की लपटें दिखाई देती हैं उसे हम सूर्य क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सूर्य प्रोज्वल कहते हैं, प्रोज्वल कहते हैं, सूर्य प्रोज्वल कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया सूर्य प्रोज्वल क्या है भैया, तो आपको बताना है सूर्य की सतह पे जो आग की लपटें दिखाई देती है ना, उसी को हम सूर्य प्रोज्वल कहते हैं। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है बुध ग्रह है, और ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। ये भी याद रखेंगे, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है और सूर्य के सबसे नजदीक है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे दूर ग्रह की बात बोलेगा तो आपको बता देना है वरुण ग्रह है, जो सबसे दूर ग्रह है। 8 ग्रहों में सबसे लास्ट का ग्रह, 8वें नंबर का जो ग्रह है वो वरुण ग्रह है। हमारे सॉरी सबसे लाल ग्रह, क्वेश्चन पूछेगा लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जबकि एनसीईआरटी कहता है कि शनि और अरुण और वरुण जितने भी बाह्य ग्रह जो हैं, जो 4 बाह्य ग्रह होते हैं और 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, तो बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, वही हम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। तो इन ग्रहों पे सभी पे छल्ले पाए जाते हैं, जबकि एससीईआरटी आपका कह रहा है कि शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगला लाइन है, प्लूटो वर्तमान में क्षुद्र ग्रह में आता है, क्षुद्र नहीं क्षुद्र ग्रह में आता है। देखिए, प्लूटो को 2006 में क्या किया गया, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। यानी कि ग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रह उसे कहेंगे जो अपने अक्ष पे रहते हुए सूर्य का चक्कर लगाए। पर प्लूटो क्या करता था, अपने अक्ष के साथ साथ अन्य की कक्षाओं को भी काटता था, जिसकी वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया।
ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में आता है। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, जबकि वही एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 8 मिनट कुछ सेकंड दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य क्या है भैया? तारा है, और हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा जो है सूर्य है, और सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसका प्रकाश पृथ्वी पर 4 वर्षों में आता है। यानी कि प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में कितना समय लगाता है? 4 वर्ष का समय लगाता है। जबकि वही सूर्य कितना समय लगाता है? फटाफट कमेंट कीजिए, तो आप बताएंगे 8 मिनट लगाता है। पृथ्वी को नीला रंग जो है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं ना हम लोग, तो पृथ्वी का जो नीला रंग है वो समुद्र की सतह, ये सतह रहेगा, समुद्र की सतह से नीला प्रकाश के सर्वाधिक परावर्तन के कारण होता है। जब हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी नीला है, जिसकी वजह से जो नीला रंग है वो क्या होता है? परावर्तित होता है, और हमें पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा है, जिसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकंड लगाता है। आपको रात में देखते होंगे, कभी जब रात होता है तो रात के समय भी उजाला दिखाई देता है कभी कभी, तो चंद्रमा का प्रकाश होता है। और चंद्रमा प्रकाश कहाँ से ले रहा है? तो सूर्य से ही ले रहा है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे जाता है और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे आता है। तो कितने सेकंड में आता है? तो 1.25 सेकंड, यानी कि 1.5 सेकंड में जो है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर वही पूछेगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में आता है, तो 8 मिनट में आता है। सूर्य के बाद दूसरा सबसे नजदीकी तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कितने वर्षों में प्रकाश आता है? तो 4 वर्षों में उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है। और समुद्र का रंग नीला होने की वजह से इसका परावर्तन होता है रंग का, और जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीले कलर की दिखाई देती है। अब ये जो चंद्रमा है पृथ्वी का परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। पृथ्वी का परिक्रमा जो है, तो चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में करता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, तो 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है, और उतने ही समय में अपने अक्ष पे भी घूमता है। अपने अक्ष पे भी घूमता है 27 दिन 8 घंटे में, और चंद्रमा जो है सूर्य कह रहे हैं पृथ्वी का भी परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि परिक्रमा भी उतने ही जितने समय में कर रहा है उतने समय में अपने अक्ष पे भी घूम रहा है। इसकी वजह से चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं। ये एनसीईआरटी का लाइन है, मैं आपको बता रहा हूँ। बृहस्पति के 63 एवं शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं। हमने देखा पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और शनि ग्रह का कितना है? 62 उपग्रह है, और बृहस्पति का कितना है? 63 उपग्रह है। सप्तऋषि उत्तर दिशा में 7 तारों का समूह है। 7 तारे के समूह को हम सप्तऋषि कहते हैं, और इसी सप्तऋषि की मदद से हम ध्रुव तारा को देख पाते हैं। एज ए एनसीईआरटी का ये लाइन है। एनसीईआरटी के लाइन में दिया है कि सप्तऋषि के सहारे हम लोग ध्रुव तारा को देख पाते हैं, और ये ध्रुव तारा जो है पुराने जमाने के लोग दिशा देखने के लिए यूज करते थे ध्रुव तारा का। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में उगता है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में उगता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा को इंगित करता है, तो आपको बताना है उत्तर दिशा को। और इसको किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो सप्तऋषि द्वारा देखा जा सकता है। आगे दिया है ऋतु और पुलह को मिलाने वाली रेखा को हम उत्तरी दिशा सूचांक कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी दिशा सूचांक किसे कहते हैं? तो ऋतु और पुलह को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम उत्तरी दिशा सूचांक कहते हैं। आगे ध्यान देंगे तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। कौन से ग्रहों के एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को हम
पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन या भगनी कहते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। देखिए शनि ग्रह का जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, और टाइटन जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है टाइटन। अगर ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति, और उपग्रह पूछेगा तो टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है, तो आपको बताना है शनि का उपग्रह है। कौन सा है, टाइटन है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ग्रह और उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा किस खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश नहीं होता है, तो ग्रह और उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यहाँ ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त बहुत सारे खगोलीय पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको बताना है ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त अन्य कई छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। एक तरफ है मंगल और एक तरफ है बृहस्पति, और बीच में छोटे छोटे दाने के पट्टी मिलते हैं, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और इन क्षुद्र ग्रहों में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सीरस, या बोलते हैं सेरस, याद रखेंगे। सीरस लिखा रहेगा, कहीं लिखा रहेगा सीरस लिखा रहेगा, तो आपको गलत नहीं करना है। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह पूछेगा तो सीरस या सेरस, सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो आपको टाइटन बताना है जो शनि ग्रह का उपग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति बताना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में आता है, एज किसके द्वारा, तो एससीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी में 8 मिनट 15 सेकेंड एनफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। जबकि पूछेगा कि सूर्य का बाद सबसे नजदीकी तारा तो प्रैक्सिमा सेंचुरी, जिसका प्रकाश पृथ्वी में आने पर कितना समय लगाता है, 4 वर्ष का समय लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में, तो आप बताएंगे 27 दिन में। 27 दिन 8 घंटे में लगाता है, और उतने ही समय में अपने अक्ष पे भी घूमता है, अक्ष पे भी घूर्णन करता है, जिसकी वजह से हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, याद रहेगा। कभी कभी आकाश में टूटकर तारे गिरते हुए दिखाई देते हैं। यह तारे नहीं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड किसे कहेंगे, तो उल्का पिंड वही जो ब्रह्मांड में आपको हमेशा जलते हुए नजर आते हैं, जलते हुए जाते हुए दिखाई देते हैं, और हमेशा हमारी पृथ्वी पर उल्का पिंड, छोटे बड़े उल्का पिंड गिरते रहते हैं, जिसे हम टूटता हुआ तारा के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है। तो यह वायु के घर्षण की वजह के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, जिसे टूटकर गिरने लगते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब ये टूटकर गिरते हैं तो जब वायुमंडल में आते हैं तो ये घर्षण की वजह से क्या हो जाते हैं, जलने लगते हैं, इसीलिए जलता हुआ प्रतीत होते हैं, और ऐसे जलते हुए तेजी से आसमान में हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। और ये क्या होता है, जल के भस्म हो जाता है और राख ही पृथ्वी पर गिरती है। एक बार एक जो है उल्का पिंड गिरा था, कहाँ, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में वहाँ पे लोनार झील है जो उल्का पिंड के गिरने से बना है। ये भी चीज याद रखेंगे। राशियां 12 होती हैं, जो राशि होता है ना, जो दिखाने के लिए आप मेष राशि है, वृष राशि है, ये कितनी होती है, 12 होती है। नक्षत्र जो होते हैं 27 होते हैं। नक्षत्र कितने होते हैं, 27 होते हैं। एक नक्षत्र की अवधि 14 दिन की होती है। एक नक्षत्र की अवधि कितने दिन की होती है, 14 दिन की। कितने नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। ध्रुव तारा उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की उत्तरी कक्षा पर अवस्थित है, जो विषुवत रेखा से सभी स्थानों से ध्रुव तारा क्षैतिज पर दिखाई देता है, परंतु ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, स्थिति से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षैतिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उसे स्थान का अक्षांश भी उतनी ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल के नाविक को समुद्र में दिशा, उत्तरी दिशा का ज्ञान कराता था। याद रखेंगे कि आपको साफ साफ शब्दों में याद रखना है कि ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा में उगता है, जिससे हम पुराने जमाना में दिशा के ज्ञान के रूप में यूज करते थे। दूसरा चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर आपका सौरमंडल क्या हुआ, समाप्त हो गया। सौरमंडल चैप्टर में क्लास 6 में कितना दे सकता है, आप खुद सोच सकते हैं।
क्लास 6 के बच्चे के कोडिंग आपको पढ़ना है। और क्लास 6 में सौरमंडल में जितना भी फैक्ट था, जो इम्पोर्टेंट लाइन थी SCRT में, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया। अब चैप्टर नंबर 2 है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को भी देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति दैनिक अवधि 24 घंटे की होती है। यानी कि जब पृथ्वी अपने घूर्णन का मतलब क्या, अपनी जगह पे गोल गोल घूम रहा है, तो उसे कहते हैं घूर्णन। कितने घंटे में करता है? तो 24 घंटे में। इसीलिए तो 12 घंटा दिन और 12 घंटा क्या होता है? रात। दिन और रात किसकी वजह से होता है? घूर्णन की वजह से होता है, जिसके कारण से दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो आपको बताना 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। कितने दिन? 365 दिन लगते हैं, जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं या परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण बोले या परिभ्रमण बोले, वह सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो उसको परिभ्रमण या परिक्रमण कहेंगे। और ये कितने दिन में लगाता है? तो 365 दिन में। इसीलिए हमारा एक वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है, और 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? दिन और रात होता है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें और भी डीपली चीजें दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि 65 दिन, ठीक है, 65 घंटा और 65 दिन और एक्स्ट्रा दिन भी बताया गया है उसमें। कुछ घंटे और बताए गए हैं जो आगे जुड़कर आपका पूरा 1 घंटा हो जाता है। तो 24 घंटा हो जाता है। तो ये चीजें आपको जब एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें देखेंगे। अब देखिए, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मैंने आपको पहले ही बताया है, नहीं बताया, सॉरी ध्यान सुनिएगा। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। एक यहाँ पर चीजें ध्यान देंगे, जितने भी ग्रह हैं, ग्रह की बात कर रहे हैं, जितने भी आपके ग्रह हैं, सभी 8 ग्रहों में से 6 ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, जिसकी वजह से सूर्योदय उन ग्रहों पर पूरब में होता है, यानी हमारे पृथ्वी पे पूरब पे होता है। जबकि 2 थेथर ग्रह ऐसे हैं, एक है शुक्र ग्रह इधर से दूसरा नंबर, और एक है हमारा अरुण ग्रह उधर से दूसरा नंबर। 2 नंबर का आदमी है ये दोनों, उधर से लास्ट से दूसरा नंबर और इधर से दूसरे नंबर के जो ग्रह हैं, ये दोनों ग्रह इसके डायरेक्ट विपरीत पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सूर्य उदय, इन 2 ग्रहों पे सूर्य उदय जो होता है पश्चिम से होता है। इन 2 ग्रहों पे सूर्य उदय पश्चिम से होता है। हम जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज को देखेंगे। आप भी कह रहे होंगे बार बार एक ही चीज को रिपीट कर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्रुवों पर लगातार 6 महीना दिन होता है और 6 महीना क्या होता है? रात होता है। ध्रुवों पर लगातार 6 महीना दिन और 6 महीना क्या होता है? रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, और परिक्रमण के कारण मौसम बदलता है। यानी सूर्य का परिक्रमा करता है, जिसकी वजह से क्या बदलता है? मौसम बदलता है, और जो घूर्णन करता है उससे दिन और रात बदलता है। याद रहेगा आपको। 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुकी होती है। पृथ्वी जो है सूर्य की ओर झुकी होती है। इस समय सूर्य की किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि लंबी होती है। यानी कि आपको साफ साफ याद रखना है कि 21 जून को क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है कर्क रेखा पर, किस रेखा पर? कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। कर्क रेखा पर क्या पड़ेगा? सीधा पड़ता है। कब? 21 जून को क्या होता है? कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। इसीलिए 21 जून के दिन क्या होता है? कर्क रेखा वाले क्षेत्र पे दिन क्या होता है? लंबा होता है, और रातें क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं। रातें क्या होंगी? छोटी हो जाएंगी। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया है कि 22 दिसंबर और 21 जून के 6 माह बाद, 22 दिसंबर तथा 21 जून के 6 महीने बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य की दूसरी ओर पहुंच जाती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। सूर्य के मकर रेखा पर सीधा प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है मकर रेखा पर क्या पड़ता है? सीधा पड़ता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें क्या होती हैं? छोटी होती हैं। यानी कि आप देखिए 21 जून को क्या हो रहा है? कर्क रेखा पर जो है
सूर्य के प्रकाश से सीधी पड़ रही, जिसकी वजह से वहाँ कर्क रेखा वाले क्षेत्र पे 21 जून को दिन लंबी और रातें क्या हो रही थी, छोटी हो रही थी। जबकि 22 दिसंबर को सीधा उल्टा होता है, मकर रेखा पे अब क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे क्या होता है, रातें छोटी जो है मकर रेखा पड़ती है, मकर रेखा वाले क्षेत्र में, और दिन क्या होता है, लंबा हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, समदिवा रात्रि होता है, तो 21 जून और 23 सितंबर को हम क्या बोलते हैं, समदिवा रात्रि। समदिवा रात्रि किसे कहते हैं, तो 21 जून और 23 सितंबर को समदिवा रात्रि कहते हैं। सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, यानी कि हमारे भारत में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाता है, इसीलिए हम 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होगा। देखिए, शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध में क्या है, गर्मी भी कम पड़ती है और ठंडा भी लगभग क्या होता है, कम ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रांग है। और नील आर्मस्ट्रांग ने जहां पैर रखा था उसे हम शांति सागर के नाम से जानते हैं। शांति सागर के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी के परिमंडल। जलमंडल, भाई पृथ्वी पर जल के अनेकों भाग हैं, जैसे नदी, तालाब, महासागर इत्यादि रूपों में जल क्या है, विद्यमान है। तो यानी पृथ्वी पे जो जल है उसी को क्या बोलेंगे, जलमंडल बोलेंगे। वर्ष 1994 ईस्वी में 1984 ईस्वी में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए तकनीकी प्रधानमंत्री उस समय क्या है, इंदिरा गांधी ने पूछने पर बताया कि पृथ्वी नीला दिखाई दे रहा है। यानी 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, तो भाई उस समय के जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने पूछा कि हमारा पृथ्वी कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने बताया था नीला दिख रहा है। नीला क्यों, क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा क्या है, अधिक है, इसकी वजह से नीला दिख रहा था। स्थल मंडल, पृथ्वी का वह ऊपरी कठोर भाग जिसपे मिट्टी और कंकड़ पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे भैया स्थल मंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्थल मंडल बोलेंगे। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन है कि स्थल संधि किसे कहते हैं, तो स्थल त्रिकोणीय भाग जो दो बड़े भूखंड आपस में जोड़ता है उसे हम क्या बोलेंगे, स्थल संधि बोलेंगे। यानी कि दो जमीन, जैसे नहीं होता है कि आपके खेत में एक खेत फलाने का, एक खेत आपका है, तो बीच में डिनार बांध देते हैं, तो उसी को बोलेंगे स्थल संधि। तो वैसे ही एक देश है, एक उत्तर अमेरिका महाद्वीप और एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है, इस संधि का एक सबसे उदाहरण है। वहाँ पे पनामा नाम की एक संधि है, जल संधि है, और एक वहाँ पर एक क्षेत्र है, स्थल है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थल संधि के नाम से जानते हैं। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। जल संधि, अब जल के शर्करा भाग जो दो बड़े जल संधि जैसे कि समुद्र और महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है उसे हम जल डमरू भी कहते हैं। अब जल संधि में आप देखेंगे पनामा जल संधि जो कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका को अलग करता है, जो कहना है कह सकते हैं। और क्या कहते हैं, जोड़ता है, वो किसको जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है पनामा जल संधि। तो ऐसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है पाक जल संधि इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ता है। पाक जल संधि जो है वह इंडिया यानी कि भारत और पाकिस्तान को जोड़ने का काम जो करता है वो क्या है, पाक जल संधि है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था TRE 4 में, TRE 2 या 1 में क्वेश्चन पूछा था, पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ता है, तो इंडिया और श्रीलंका को। चारों ओर हवा का क्षेत्र वायुमंडल कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा वायुमंडल किसे कहेंगे, तो चारों ओर जो हवा जो हमारे ब्रह्मांड में है, हमारी पृथ्वी पर है, उसे हम वायुमंडल कहेंगे। जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जैवमंडल किसे कहेंगे, तो भैया जैवमंडल हम किसे कहेंगे, तो आपको सीधा सीधा बता देना है कि जैवमंडल हम उसे कहेंगे जो क्या करे, आयु नहीं है, वायु है, वह है, ये क्या है, वह है, ये वह है। तो वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, अगर तीनों में जहां मिलते हैं उसको हम जैवमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, जैवमंडल। अब हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना। अब जो हमारा वायुमंडल है उसकी संरचना क्या है,
उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो वायुमंडल की संरचना, तो देखिए सबसे नीचे से चलें तो हमारे पृथ्वी से जब हम ऊपर की थोड़ा सा ऊपर की तरफ जब चलेंगे तो हमको मिलेगा क्षोभ मंडल। क्या मिलेगा? क्षोभ मंडल। लगभग 13 किलोमीटर के ऊपर तक, 13 किलोमीटर ऊपर तक हमें क्षोभ मंडल मिलेगा, जिसमें मौसम की सारी घटनाएं होंगी। बादल का तड़कना और बादल का बनना, मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में होती हैं, और यह वायुमंडल में 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद आता है समताप मंडल या ओजोन मंडल। अब समताप मंडल में क्या है? ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन की परतें पाई जाती हैं, गैस की परतें पाई जाती है समताप मंडल में। अब इसमें क्या होता है? वायुयान हवाई जहाज जो उड़ता है ना, किस में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है, क्योंकि समताप मंडल में मौसम से संबंधित किसी प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं। उसके बाद आता है मध्य मंडल या उष्ण मंडल। अब ये उल्का पिंडों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ये जो मध्य मंडल और उष्ण मंडल जो है, जब उल्का पिंड आते हैं तो घर्षण की वजह से इन्हीं मंडलों में क्या हो जाते हैं? जलने लगते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि उल्का पिंड से जो मंडल रक्षा करता है वो है आपका मध्य मंडल या उष्ण मंडल। उसके बाद आयन मंडल है हमारा। आयन मंडल या बाह्य मंडल बोलेंगे इसको। ये रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है, यानी कि आप जितना फोन से बतियाते हैं, ए टू जेड कुछ भी करते हैं, ये सब सारी चीजें आपके जो है वायुमंडल में, आयन मंडल के में जो क्षेत्र में जो कृत्रिम उपग्रह भी जो स्थापित किए गए हैं, वहां से क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, चीजों को भेजता है। तो जितने भी रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है वो सब कहाँ से होता है? तो आयन मंडल से होता है। उसके बाद बाह्य मंडल, सबसे ऊपरी मंडल को हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। बहिर्मंडल, बाह्य नहीं, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो है कृत्रिम उपग्रह उसमें स्थापित किया गया। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 3600 किलोमीटर तक है, और इसके बारे में वैज्ञानिक अभी भी जांच कर रहे हैं। इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी ज़्यादा नहीं मिली है इसके बारे में, बहिर्मंडल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन है, देखिएगा। जल में पनपता है, क्या भैया जल में क्या पनपेगा? तो आप कहोगे जैव मंडल में, यानी जल पनपता है जैव मंडल में। सॉरी, जीवन जो है पनपता है किसमें? जैव मंडल में। जीवन किसमें पनपता है? तो जैव मंडल में पनपता है। ठीक है। अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। इन्हीं से पूछे थे 1984 में। किसने पूछा था? तो आप कहेंगे कि उस समय की प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पूछा कि आसमान पृथ्वी कैसा दिख रहा है? तो इन्होंने कहा था नीले कलर का दिख रहा है। जलमंडल मध्य को जोड़ता है। जलमंडल किसको जोड़ता है? तो आप कहोगे दो बड़े जल भाग को जलमंडल जोड़ता है। समताप मंडल होता है, तो वायुमंडल में क्या होता है? समताप मंडल होता है। आपके वायुमंडल में समताप मंडल पाया जाता है, सममंडल पाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, और इसमें कुल टोटल आपके 10 चैप्टर हैं, और चैप्टर नंबर 4 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल भाग कौन कौन से हैं? तो चिकनी मिट्टी को केवल मीठी भी कहा जाता है। केवल मीठी क्वेश्चन पूछेगा। चिकनी मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? तो केवल मीठी के नाम से भी हम लोग जानते हैं चिकनी मिट्टी को। और ये धान की खेती के लिए, किस खेती के लिए? धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जो हमारा धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चिकनी मिट्टी है, जिसको हम केवल मीठी भी कहते हैं। निचली और समतल भूमि का क्षेत्र जो है मैदान कहलाता है, यानी कि पर्वत से हम जब नीचे की तरफ उतरेंगे, जो समतल यानी प्लेन जो जगह दिखाई देता है उसे हम मैदान कहते हैं। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला, अपर्दन मूलक मैदान, जिसकी रचना अपर्दन की क्रिया से हुई है, जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप और कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान। ये सब अपर्दन की वजह से होता है। एक होता है अपर्दन, एक होता है अपर्दन, और एक होता है निक्षेपण। अपर्दन का मतलब क्या है? एक जगह से मिट्टी उट्टी काट कर, जब एक जगह से कहीं, अब मान लीजिए कहीं पर्वत है, उसे नदियां मिट्टी उट्टी काट कर क्या कर दी हैं? बराबर कर दी हैं, तो उसी को कहते हैं अपर्दन। अपर्दन का मतलब टूटना, कटना, छटना, पटना, ये सब क्या है? अपर्दन है।
समझ में आ गया। तो अपर्दन मूलक मैदान है जिसकी रचना अपर्दन की क्रिया से होता है, जैसे फिनलैंड का मैदान है, और उत्तर यूरोप और कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान जो है वो अपर्दन की वजह से बना है। निक्षेपण मूलक मैदान निक्षेपण क्रिया के द्वारा नदी हो गया, हवा हो गया, हिमानी हो गया द्वारा बनाया मैदान बनता है। यानी नदियों द्वारा काट के लाई गई मिट्टी जहां लाकर समतल बना दे, हवाओं द्वारा जैसे कि एक जगह से मिट्टी उड़कर दूसरी जगह जाकर समतल प्लेन बना दे, उसी को कहते हैं निक्षेपण से बना हुआ मैदान। तो ऐसा केरल के तट का मैदान, हंगरी का मैदान, ये सब किसकी वजह से बना है? तो निक्षेपण की वजह से बना है। संरचनात्मक मैदान पृथ्वी की आंतरिक हलचल के द्वारा बना मैदान। जब जो पृथ्वी के हलचल अंदर आंतरिक हलचल की वजह से जो मैदान बना है उसे हम बोलते हैं रचनात्मक मैदान। और इसमें क्या है? उत्तर अमेरिका हो गया, उत्तर अमेरिका का माध्यमिक जो मैदान है वो किसकी वजह से बना है? तो रचनात्मक मैदान है। वो कैसा मैदान है? रचनात्मक मैदान है। पठार की बात करें, मैदानी भाग से ऊंचा होता है और तथा इसके ऊपर का भाग सपाट होता है, यानी कि एक टेबल की तरह होता है। इसे देखो, ऐसे होता है, यानी मैदानी भाग से ऊंचा है और ऊपर क्या है? सपाट है। इसी को हम बोलते हैं पठार। क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। ये जैसे दक्कन का पठार है, हमारे भारत में क्या है? दक्कन का पठार महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आप तैयारी का क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पामीर का पठार को संसार का छत कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा किस पठार को संसार का छत कहते हैं? तो पामीर के पठार को संसार का क्या बोलते हैं? छत बोलते हैं। संसार का छत किसे बोलेंगे? तो पामीर का पठार को बोलेंगे। पर्वत के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते, यानी कि पर्वत जो होते हैं, पर्वत या पहाड़ होना चाहिए था यहाँ पर, ऊपरी जो हिस्सा होता है वो सपाट नहीं होता है। आसपास का क्षेत्र बहुत संकीर्ण होता है, माने कि कटा छटा ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं पर्वत वाले क्षेत्रों में। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बलित पर्वत, सतह उबड़ खाबड़, शिखर जो होता है शंकुकार होता है, यानी कि ऐसे उबड़ खाबड़ होगा, ऊपर एकदम जो होगा ऐसे होगा, उसी को बोलेंगे पर्वत। तो नीचे जो है सतह जो है उबड़ खाबड़ होगा और शिखर जो होगा शंकु आकार का होगा। और जैसे भारत का हिमालय पर्वत हो गया और दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत हो गया, ये दोनों आपके कैसे पर्वत हैं? वलित युवा पर्वत हैं। वलित युवा, युवा मतलब नया नया जन्म लिए अभी। तो वलित युवा पर्वत आपका भारत में हिमालय हो गया और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत जो है वलित युवा पर्वत है। वलित युवा पर्वत है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे भ्रंश पर्वत क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं तथा बीच का भाग ऊपर उड़ जाता है, जिसे हम भ्रंश पर्वत कहते हैं। और भ्रंश पर्वत का उदाहरण सबसे अच्छा है भारत का सतपुड़ा पर्वत। भारत का जो सतपुड़ा पर्वत है वो भ्रंशो पर्वत का उदाहरण है, याद रहेगा। उसके बाद आता है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा एवं अन्य पदार्थों से ठंडा होकर जम जाने से बना पर्वत जो है उसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसे इटली का जो है विसुवियन पर्वत और अंडमान निकोबार का वेरियन द्वीप पर्वत, ये सारे पर्वत उदाहरण हैं ज्वालामुखी पर्वत के। किसके? ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। अब लास्ट आपका टॉपिक है पर्वत का, वो है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत किसे कहेंगे? तो वलित पर्वत के अत्यंत प्राचीन होने से अपर्दन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है, जिसे हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट मतलब कुछ ही बच गया है, ज्यादा कुछ इसमें अब बचा नहीं है। अवशिष्ट नहीं कहते हैं अवशिष्ट चीजें, इसको फेंक दो किसी काम का नहीं है। तो वैसे ही अवशिष्ट पर्वत होता है, वो सबसे अच्छा उदाहरण है अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान का जो अरावली पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत का एक अच्छा उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? तो जो वलित पर्वत है ना, तो वलित पर्वत के प्राचीन रूप को हम अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। 5वां चैप्टर है दिशा। अब दिशा में आपको ज्यादा कुछ इसमें चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बिहार के पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में, देखिए बिहार नहीं होना चाहिए, भारत के पूरब में, ठीक है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी,
पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ये हमारे दिशा चैप्टर है। जबकि एनसीईआरटी में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम भौतिक मानचित्र के बारे में समझते हैं, भौतिक मानचित्र, इन सब चीज़ों के बारे में, वहाँ पे दिशा के बारे में, दिशा सूचक किसे कहते हैं, दिशा बिंदु किसे कहते हैं, वो सब दिव्बिंदु किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें हम एनसीईआरटी वाले बुक में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है पृथ्वी और ग्लोब। क्या है पृथ्वी और क्या है ग्लोब, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ग्लोब पर नीला रंग से सागर तथा महासागर को दर्शाया जाता है। जो हम ग्लोब देखते हैं ना, उसमें नीला नीला रंग जो दिखाई देता है वो महासागर या सागर का चित्र होता है। यानी कि सागर और महासागर को दर्शाने का काम कौन सा रंग करता है, नीला रंग करता है। पृथ्वी पर कलसा महादेश और कुल 4 महासागर हैं। सॉरी, कुल 7 यहाँ पे होगा, क्या होगा, 7 होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर कुल 7 महादेश और कुल 4 महासागर हैं, जबकि 5 महासागर होने चाहिए। एनसीईआरटी के द्वारा 5 महासागर हैं, बट यहाँ पे आपका एससीईआरटी कितने महासागर बता रहा है, 4 ही महासागर बता रहा है। भूमध्य रेखा, पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। तो याद रहेगा कर्क रेखा किसे कह देंगे, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। यानी कि पूरब से पश्चिम, ये हमारा पृथ्वी है ना, पृथ्वी पूरब इस साइड है पूरब और इस साइड है पश्चिम, इधर है उत्तर और इधर है दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। और उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा को हम देशांतर, उत्तर से दक्षिण खींच देंगे तो देशांतर रेखा। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान एवं उत्तर रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो 180 डिग्री देशांतर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। जबकि वहीं हम देखेंगे तो 0 डिग्री देशांतर को हम प्रधान एवं उत्तर रेखा कहते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। पृथ्वी पर किसी स्थान का स्थिति या समय जानने के लिए हम देशांतर रेखा का उपयोग करते हैं। तो देशांतर रेखा के साथ साथ अक्षांश रेखा का भी प्रयोग करते हैं किसी जगह के बारे में जानने के लिए, जबकि समय के बारे में जानने के लिए हम देशांतर रेखा का प्रयोग करते हैं। 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। ऐसे याद रखेंगे, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पश्चिम जाने पर, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पश्चिम जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है। देखिए 180 डिग्री जो हमारा देशांतर रेखा है, अगर हम 180 डिग्री से पश्चिम की तरफ जाएंगे, 180 डिग्री पहुंच गए और वहां से अगर हम पश्चिम चले गए तो 1 दिन हमारा बढ़ जाएगा। अगर हम पूरब चले गए तो 1 दिन हमारा गबदे घट जाएगा। तो याद रहेंगे, तो 1 दिन बढ़ेगा तो हम पश्चिम जाएंगे, 1 दिन बढ़ाना है तो पश्चिम और 1 दिन घटाना है तो पूरब, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ क्या करती है, घूमती है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 है मानचित्र का अध्ययन। अब देखिए, मानचित्र पे जलाशय जल जो देखेंगे वो नीले कलर का दिखाई देगा, पर्वत जो देखेंगे वो भूरे कलर का दिखाई देगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, पर्वत किस कलर का, भूरे कलर का, और जो पत्थर है वो किस कलर का दिखेगा, पीले कलर का, और जो मैदान है वो किस कलर का दिखेगा, हरे कलर का दिखेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए हम लोग पर्वत को किस कलर से देखते हैं मानचित्र में, तो भूरे कलर से। अगर हम पूछ ले, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था पठार को हम किस कलर से देखते हैं, पठार को हम किस कलर से देखते हैं, किस कलर, पठार जो है कौन सा कलर दर्शाता है, पठार को मानचित्र में देखना हो तो कौन सा कलर देखेंगे,
आपके लिए क्वेश्चन नहीं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में बताया गया है। हमारा बिहार, बिहार के बारे में थोड़ा जानना है। बिहार में 9 परिमंडल हैं। कितने मंडल? परिमंडल 9 गो, 38 गो जिला है और 554 प्रखंड हैं। तो कितना परिमंडल? 9 परिमंडल, 38 जिला और कितना प्रखंड? 534 प्रखंड। याद रहेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा बिहार में कितना प्रखंड, तो 534। कितना प्रमंडल? 9 गो। कितना जिला? 38 गो। ये सब चीजें मालूम होना चाहिए। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चौपारण में है, जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछेगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किन है, तब क्या बताओगे? पश्चिमी चौपारण में है, जहाँ बाघ के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरा नंबर जो है बिहार का आता है, और 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ? यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में। ये लाइन से भी सजाने के लिए दे देगा, ठीक है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। लो भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, तंबाकू के लिए इंपॉर्टेंट है समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम शेरशाह शहर कहते हैं। क्या बोलेंगे? शेरशाह शहर। शेरशाह शहर बोलते हैं इन सभी को। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली को हम शेरशाह शहर कहते हैं, ठीक है। क्यों भाई? शेरशाह शहर कहेंगे। ओके, चीजें आपको समझ में यहाँ तक आ गई होंगी बहुत अच्छे से। बिहार का दर्शन चैप्टर नंबर 9 था, तो बिहार का दर्शन करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, मुचलिंद सरोवर कहाँ है भैया? मुचलिंद सरोवर, मुचलिंद सरोवर कहाँ है? तो गया में है। ये गया में है। कहाँ है? गया, यानी कि बोध गया में है। कहाँ है? गया में या बोध गया में है। अब गया का नया नाम क्या है बताएंगे आप लोग? गया का नया नाम क्या रखा गया है? कमेंट करके बताएंगे। फल्गु नहर, फल्गु जो नहर है उसको हम इस समय किस नदी के नाम से जानते हैं? फल्गु नहर को हम किस नदी के नाम से जानते हैं? आप लोग बताएंगे। और फल्गु नदी तट पर विष्णुपद मंदिर स्थित है, यानी कि फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर स्थित है, जिसे हम अहिल्याबाई ने बनवाया था। अहिल्याबाई ने बनवाया था विष्णुपद मंदिर, जो आपका फल्गु नदी के तट पर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए फल्गु नदी के तट पर कौन सा मंदिर है? तो विष्णुपद मंदिर है, जो अहिल्याबाई ने बनवाया था। अहिल्याबाई ने बनवाया था, याद रहेगा। देखिए, राजगीर की पहाड़ियों में गंधक पाए जाते हैं। क्या पाया जाए भैया? गंधक। क्या पाया जाएगा? गंधक। गंधक पाया जाता है कहाँ? तो राजगीर की पहाड़ियों में गंधक पाया जाता है। शांति स्तूप जो है राजगीर में स्थित है। शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। जल मंदिर पावापुरी में स्थित है, जहाँ भगवान महावीर ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण यानी कि महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुआ था। और पावापुरी में कहाँ? तो पावापुरी में जल मंदिर वहां बनाया गया है। पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। काकोलत जलप्रपात जो है ठंडा पानी का जलप्रपात है, जो नवादा में है। काकोलत जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा में है। कैसा जलप्रपात है? ठंडा जलप्रपात है, क्योंकि यहाँ पे गर्म जलप्रपात भी आपको देखने को मिलता है बिहार में। चलिए दूसरा दर्शन भी देख लेते हैं बिहार का, और चैप्टर नंबर 10, और ये क्लास 6 आपका खत्म हो जाएगा इसके बाद। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। गोल घर का निर्माण कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1786 ईस्वी में अनाज भंडार करने के लिए बनवाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजों ने गोल घर क्यों बनवाया था? तो आपको बताना है अनाज के भंडार के लिए बनवाया था। अब ये जो अनाज का भंडार का गोल घर जो बनवाया था, वो सबसे पहले किसने बनवाया? तो 786 में कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन नाम का एक व्यक्ति था,
जिसने गोल घर का निर्माण करवाया था। श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा पटना सिटी में स्थित है। श्री हरगोबिंद साहिब जो है गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे बिहार में। और कहाँ स्थित है बिहार में? तो आप कहेंगे पटना में है, पटना में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार SCRT बुक क्लास 7। ठीक है, क्लास 7 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, इसमें आपका चैप्टर कुल 13 गो चैप्टर दिया है। कितना चैप्टर? 13 चैप्टर है। सबसे पहला है पृथ्वी के अंदर ताक झाक। पृथ्वी में ताक झाक करेंगे, अंदरवा का है। चट्टान और खनिज पढ़ेंगे। आंतरिक बल और उससे बनने वाली भू आकृति पढ़ेंगे। वायुमंडल एवं उसका घटक पढ़ेंगे। बिना पानी सब शून्य है, ये भी जानेंगे। हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे। जीवन का अधिकार पर्यावरण, ये पढ़ेंगे। मानव पर्यावरण अंतः क्रिया लद्दाख प्रदेश में जन जीवन के बारे में पढ़ेंगे। मानव पर्यावरण अंतः क्रिया थार प्रदेश में जन जीवन के बारे में पढ़ेंगे। मानव पर्यावरण अंतः क्रिया अपना प्रदेश बिहार में पढ़ेंगे। मानव पर्यावरण अंतः क्रिया तटीय प्रदेश केरल के जन जीवन के बारे में पढ़ेंगे। मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे और मौसम संबंधित उपकरणों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलो भैया, पृथ्वी के अंदर ताका झाकी एक बार कर लिया जाए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारा है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी गोल गोल अंडा नियर पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे ऊपर भाग जहाँ आप रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। और पृथ्वी के नीचे हम जाएंगे तो उसे बोलते हैं मेंटल। पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा? मेंटल। और उससे एकदम नीचे एकदम बीच में चले जाएंगे तो आपको मिलेगा कोर। तो पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं? तो 3 गो है। सबसे पहले मेंटल, फिर सबसे पहले क्या बोलेंगे? क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। क्रस्ट मेंटल कोर, याद रहेगा, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, तो जो क्रस्ट है वो किससे बना है? तो सियाल से बना है। सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है क्रस्ट। सीमा, तो सिलिकॉन और मेगाफेरिस, ये जो है मेंटल बना है। नीफे, लोहा और नीफे निकिल से जो है फेरस से है, क्या बना है? तो कोर बना है। देखिए, पानी, कोयला, सोना, हीरा इत्यादि भूपृष्ठ पर सियाल और क्रस्ट पर पाया जाता है। सियाल मतलब जो है क्रस्ट को ही सियाल के नाम से जानते हैं, सियाल के नाम से। सियाल, सीमा, नीफे, तो सियाल को हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि पानी, कोयला, सोना, चांदी, हीरा, मोती हम कहाँ पाते हैं? तो क्रस्ट पे पाते हैं। और क्रस्ट ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ढूंढेंगे आप सियाल। क्या ढूंढेंगे? सियाल पे पाया जाता है। ठीक है, और बीपीएससी ऐसे क्वेश्चनों से खेलती बहुत अच्छे से है। चट्टान एवं खनिज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो चट्टान आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्नीय चट्टान, एक होता है अवसादी चट्टान, एक होता है रूपांतरित चट्टान। अब भैया एक एक चट्टान के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में धरातल के ऊपर या अंदर ही जमा हो जाए, यानी कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है? पूरा मेग्मा है। अब वो जो मेग्मा पृथ्वी के बाहर, जो पृथ्वी पर जो क्रस्ट पे निकलने वाला है, तो कभी कभी क्या होता है, मेग्मा पृथ्वी के अंदर भी ठंडा हो जाता है और कभी कभी मेग्मा जो है पृथ्वी के बाहर आके ठंडा होता है। तो ऐसे चट्टान को हम बोलते हैं अग्नीय चट्टान। और इसका उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। अब देखिए, बेसाल्ट जो होता है, ये जो होता है, ये ऐसा अग्नि चट्टान है जो बाहर आके ठंडा होता है, तो उसे बेसाल्ट कहेंगे। अगर अंदर ही ठंडा हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? ग्रेनाइट बोलेंगे। अब देखिए अवसादी चट्टान, इसका निर्माण पानी के अंदर तलछटी परत दर परत होने पर काफी दबाव के कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, पानी के बाहर बलुआ पत्थर हो गया। सेल इसे परतदार चट्टान भी बोलते हैं। अवसादी चट्टान को हम जो है परतदार चट्टान भी बोलते हैं। और ये पानी के अंदर परत दर परत डेली बाई डेली अवसाद जो इकट्ठे हो रहे हैं उसकी वजह से इसका क्या होता है? चट्टान का निर्माण हो जाता है।
रूपांतरित चट्टान की बात करें तो यह अग्नि और अवसादी जो चट्टान होते हैं, इस पे अत्यधिक अग्नि और अवसादी चट्टान पे जब अत्यधिक दाब और ताप देने के ताप या दाब या दोनों के कारण इसके गुण या रूप में बदलाव हो जाता है, उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे संगमरमर का बलुआ पत्थर बन जाना का रूपांतरण और नाइस का ग्रेफाइट का रूपांतरण। ठीक है, यानी कि ग्रेफाइट किस में बदल जा रहा है, नाइस में, और बलुआ पत्थर संगमरमर में बदल जा रहा है, उसी को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जब अवसादी चट्टान और अग्निय चट्टान जो है ताप और दाब के कारण अपना रूप परिवर्तन कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। नाम में ही मान चलो रूपांतरिक, रूप बदल रहा है। तो बलुआ पत्थर किस में बदल जा रहा है, संगमरमर में, और जो हमारा ग्रेनाइट है उसकिस में बदल जा रहा है, नाइस में बदल जा रहा है। ठीक है, नाइस में बदल जा रहा है। अब खनिज, अधात्विक खनिज की बात करते हैं। खनिजों के बारे में देखते हैं। तो धात्विक खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है, उससे धात्विक खनिजों में लोहा जिसमें पाया जाएगा वो है लोहा, निकिल, मैग्नीज, कोबाल्ट, ट्रांजैक्शन, ये सब में क्या है, लोहा युक्त है। ये लोहा युक्त धातु हैं। दूसरा अलोह धातु क्या है, तो सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा, ये क्या है, अलोह धातु हैं। अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, तो कार्बनिक। अधात्विक खनिज यानी कि वो धातु नहीं होंगे, तो एक है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। तो कार्बनिक में कोयला, पेट्रोल इत्यादि होता है। अकार्बनिक में अभ्रक और ग्रेफाइट होता है। अभ्रक और ग्रेफाइट जो होता है अकार्बनिक होता है, और कार्बनिक में कोयला और पेट्रोल होता है। ये सब क्या है, अधात्विक खनिज हैं, अधात्विक खनिज हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं हम लोग। आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियां। आंतरिक बल मतलब अंदर से जो बल लगाकर कोई आकृति बन रही है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले भूकंप। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कई प्लेटों में विभाजित है, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है कई प्लेटों में विभाजित है, ये गतिमान है। ये जो प्लेट है, पृथ्वी जिस पर प्लेटों पे है वो क्या है, गतिमान है, जिसके कारण इन प्लेटों के बीच कभी कभी टकराव होता है तो कभी कंपन होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। यानी कि इन प्लेटों के बीच में कभी कभी टकराव होता है और कभी कभी क्या होते हैं, टकराव होता है और कभी कभी कंपन होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप की जो तीव्रता नापी जाती है वो सिस्मोग्राफी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापी को क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग याद रखेंगे। भूकंप जो मापी यंत्र है जिसकी तीव्रता, जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, उसे सिस्मोग्राफी के नाम से जानते हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता की मापन की इकाई है, यानी कि कितना तीव्रता से भूकंप आया है और उसकी कितनी इकाई है, वो रिएक्टर पर हमें मालूम चलता है। जबकि भूकंप की तीव्रता मापी यंत्र को हम सिस्मोग्राफी कहते हैं, और जो कि मापा जाता है किस पे, रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। समझ में आ गया। आगे ध्यान देंगे। पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। जहां से कंपन शुरू होता है पृथ्वी के अंदर, उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र की भू सतह पर जिसके निकट को हम अभिकेंद्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जब भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहेंगे, और जहां भूकंप का हमें झटका महसूस होता है उसे हम अभिकेंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बोलते हैं। पर्वत की ऊंचाई कम से कम 900 मीटर होनी चाहिए। कि पर्वत हम किसे कहेंगे, जो 900 मीटर से ऊंचा होगा उसे हम पर्वत बोलेंगे, और 900 मीटर से जो कम होगा उसे हम पहाड़ बोलेंगे। बलित और मोड़दार पर्वत, बलित या मोड़दार पर्वत जो है हिमालय और रॉकी जो है पर्वत जो है वो बलित और मोड़दार पर्वत है। ब्रंसो पर्वत या ब्लॉन्ग पर्वत जो है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। यूरोप, जो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, तो यूरोप में है। और ये कैसा पर्वत है, तो भरसोंत पर्वत है, भरसोंत या ब्लॉक पर्वत है। और सतपुड़ा, जो कि हमारा जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वत जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है, ये भी क्या है, भरसोंत पर्वत है। और यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट भी क्या है, भरसोंत पर्वत है। याद रहेगा। संचयन पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत जो कि जापान के
फ्यूजिमा, जो जापान का फ्यूजिमा पर्वत है वो क्या है, जापान में स्थित है, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है। और अफ्रीका का किलिमंजारो, किलिमंजारो भी जो पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत है। तो क्वेश्चन पूछेगा किलिमंजारो कहाँ है, तो अफ्रीका में। और फियूजियामा जो है कहाँ है, तो जापान में है। फियूजियामा जापान में, किलिमंजारो अफ्रीका में है। और ये कैसे पर्वत है, तो ज्वालामुखी पर्वत है, आपको मालूम होना चाहिए। अब बात करेंगे वायुमंडल एवं संगठन। देखिए वायुमंडल में गैसों की मात्रा देखेंगे तो नाइट्रोजन है आपके 78.3%, जबकि आपके एनसीईआरटी में दिया है 78%। ऑक्सीजन आपका 20.99%, जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया है 21%। CO2 आपका जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है, 0.03% है आपका CO2, याद रखेंगे आप लोग। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह पर करीब से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल का विस्तार जो है पृथ्वी से 1000 किलोमीटर तक हम जाएंगे तो वायुमंडल हमें मिलेगा। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। वायुमंडल की कितने परतें होती हैं, 5। सबसे नीचे वाली परत जिसमें सारी मौसमी घटनाएं होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद वहिमंडल, फिर उसके बाद बहिर्मंडल, सबसे ऊपरी मंडल है बहिर्मंडल है। चलिए जानते हैं। अब ध्यान देंगे यह आपका ध्रुव और यह है विषुवत रेखा। अब इससे ऊपर चलते हैं तो सबसे पहले मिलेगा क्षोभ मंडल, कितने किलोमीटर पर, 8 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर हमें मिलेगा कौन सा मंडल, तो आप कहोगे सर क्षोभ मंडल मिलेगा, जिसमें मौसम की सारी घटनाएं होती हैं, जो लगभग 13 किलोमीटर तक फैला है। उससे ऊपर 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको मिलेगा समताप मंडल या ओजोन मंडल बोलेंगे, और इसमें वायुयान जहाज उड़ाने के लिए सबसे अच्छा है। ये क्लास 6 में भी हमने अभी पढ़ा और क्लास 7 में भी ये दिया हुआ है। तो क्लास 6 में जो दिया था उसमें मटेरियल कम था, इसमें क्लास 7 में अधिक है। वही जब हम क्लास 9th या 10th पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम वायुमंडल पढ़ेंगे और वहां पे हम और भी डीपली से पढ़ेंगे। ठीक है, 50 किलोमीटर में आपका समताप मंडल हो गया, ये किलोमीटर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 किलोमीटर में आपको मिलेगा मध्य मंडल या उष्ण मंडल, या उल्का पिंडों से पृथ्वी की रक्षा करता है। 450 किलोमीटर पे मिलेगा आपको, तो ध्यान देंगे, तो मिलेगा आपको आयन मंडल या वायुमंडल, ये रेडियो तरंगों के लिए परावर्तित करता है। और 1000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा वही मंडल या कृत्रिम उपग्रह, और हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किस मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं, तो आपको बताना है बहिर्मंडल में पाए जाते हैं। अब इसका इंग्लिश नाम भी याद कर लेंगे, बहुत पूछता है कभी कभी। कभी कभी तो एग्जाम में क्या करता है, हिंदी नाम ना देकर इंग्लिश नाम दे देगा और कहेगा कि इसको क्रम से सजाइए। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्टोनोस्फियर जो कि समताप मंडल हो जाएगा। उसके बाद जाएगा मीजोस्फियर जिसे मध्य मंडल कहेंगे। उसके बाद आ जाएगा टीरोमोस्फियर जो कि आयन मंडल बोलेंगे, और आ जाएगा एक्सोस्फियर जो कि बहिर्मंडल है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम में अभी हाल ही में जो टीआरई एग्जाम हुआ था उसमें क्या किया था, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में लिख दिया था, बाकी को हिंदी में लिख दिया था और कहा था कि लाइन से सजा के बताइए। चैप्टर नंबर 5 है बिना पानी सब शून्य। पृथ्वी पर 71% जल मंडल है, यानी कि पृथ्वी पर 71% पानी है, जिसमें से 0.3% पानी पीने योग्य है। सोचिए 71% पानी में 0.3% पानी हम पीने योग्य पानी हमारे पृथ्वी पर है। इसीलिए तो कहते हैं कि पृथ्वी पर पानी की क्या है, कमी है, जबकि पीने योग्य पानी की कमी, पानी की कमी नहीं है। ठीक है, जल संरक्षण दिवस, जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल दिवस या जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कांवड़ झील बेगूसराय में है, और बेरिला झील जो है लखीसराय या तो आप बोलेंगे वैशाली में है। लखीसराय या वैशाली में बेरिला झील पड़ता है, कांवड़ झील आपका बेगूसराय में पड़ता है। कांवड़ झील बेगूसराय में, और ये गोखुर झील है, और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील जो कि कांवड़ झील है, जो बेगूसराय में है। सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। अब ये ज्वार और भाटा किसकी वजह से आता है, तो सूर्य और जो चंद्रमा है, सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है
जिसकी वजह से ज्वार और भाटा आता है। अब ज्वार भाटा क्या होता है यहाँ पे समझेंगे। जब पानी, समुद्र का पानी ऊपर उठेगा, यानी कि ऊपर उठकर तट के ऊपर चला आएगा, तो उसे बोलेंगे ज्वार। और जब ये पानी वापस चला जाएगा समुद्र में, तो उसको कहते हैं भाटा। ऊपर उठा तो ज्वार, नीचे गिरा भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, याद रहेगा। तो ये किसकी वजह से होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। क्लियर है। यहाँ पे दिया है जल की ऊंचाई की ओर बढ़ना ज्वार कहलाएगा और उतरना भाटा कहलाएगा। जो अभी मैंने बताया वही चीज है। ऐसा ये 24 घंटे में 2 बार होता है। 24 घंटे में 2 बार ज्वार या भाटा होता है। 24 घंटे में 2 बार, यानी कि 12 घंटे में 1 बार होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा 6 चैप्टर है हमारा पर्यावरण, और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसमें हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया सजीवों का आपसी और पर्यावरण के बीच के परस्पर निर्भित परितंत्र कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा परितंत्र किसे कहते हैं, तो बताना आपको सजीव जिसके अंदर जीवन है और आपसी एवं पर्यावरण के बीच में जो संबंध स्थापित होता है वही क्या है? परितंत्र है। जीवन का आधार है और पर्यावरण। मानव समानता जो है 60 डेसिबल तक सुन सकता है। क्वेश्चन पूछा था एक बार एग्जाम में, मानव कितना डेसिबल आवाज तक सुन सकता है? तो 60 डेसिबल तक आप क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। इसके ऊपर ध्वनि प्रदूषण होता है। 60 डेसिबल से अगर ऊपर अगर ध्वनि है तो क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक है। सोस डॉल्फिन, अब ये सोस डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। सोस जो डॉल्फिन है जिसे हम सुसु कहते हैं, सुसु के नाम से जानते हैं, जो कि गंगा डॉल्फिन बोला जाता है उसको, सुसु डॉल्फिन या सोस डॉल्फिन जो है वो जलीय जीव घोषित किया गया है और यह जलीय जीव गंगा नदी में पाया जाता है। इसका प्रमुख खाद्य नदी का कचरा है, यानी कि इसका प्रमुख खाद्य क्या है? नदी का कचरा को ही खाता है। कौन? सुसु नदी। तो अगर नदी का पानी साफ है तो उसमें डॉल्फिन पाई जाती हैं, अगर नदी का पानी साफ नहीं तो उसमें डॉल्फिन नहीं पाई जाएंगी। ठीक है। आगे बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है हम पर्यावरण, मानव पर्यावरण अंतः लद्दाख प्रदेश का जीवन बताना है। अब लद्दाख प्रदेश का जीवन कैसा है? तो लद्दाख की द्रास घाटी जो कि वहाँ पे क्या होता है, द्रास घाटी में बर्फ हमेशा पड़ा रहता है। तो लद्दाख की द्रास घाटी में अच्छी किस्म की जीरा का उत्पादन होता है। अल्ले भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जीरा का उत्पादन लद्दाख में कहाँ होता है? तो आपको बताना है ट्रांस घाटी में। ट्रांस घाटी में क्या होता है? जीरा का उत्पादन होता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट लाइन देखेंगे। सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है। सिंधु नदी की सहायक नदी है श्योक, मुंजा, झो आदि नदियां जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। काराकोरम दर्रा जो है कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। लद्दाख में प्रमुख निवासी ईरानी और मंगोल प्रजाति के हैं। ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो कहलाते हैं जो मुसलमान होते हैं। देखो बाल्टोरो कहा जाता है किसको? जो ईरानी प्रजाति के जो लोग हैं, ईरानी प्रजाति के जो लोग हैं उनको हम बाल्टोरो कहते हैं और ये मुसलमान होते हैं। तो लद्दाख में प्रमुख निवासी जो है ईरानी हैं और मंगोल के हैं, मंगोल प्रजाति के, और ईरानी जो हैं एवं मंगोल प्रजाति के हैं। ईरानी प्रजाति के लोग जो हैं बाल्टोरो कहते हैं इसको, और ये मुस्लिम होते हैं। मंगोल प्रजाति के लोग जो है बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन है लद्दाख में? तो मंगोल प्रजाति के लोग जो हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं लद्दाख में। लद्दाख में बौद्ध मठ को गोमपो कहते हैं। गोमपो क्या कहेंगे? गोमपो कहते हैं। गोमपो किसे कहते हैं? तो लद्दाख में जो बौद्ध मठ है उसे हम गोमपो कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोमपो कहते हैं। क्लियर है। हेमिस हो गया, थिंगसे हो गया, लामा युक्त हो, ये प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। ये हेमिस हो गया, थिंगसे हो गया, लामा युक्त, ये सब क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं आपके। ठीक है।
और भैया लद्दाख में बौद्ध मठ को क्या कहा जाता है? गोमपो कहा जाता है, गोमपो। अब हम थार, जो कि हमारा राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ता है, थार प्रदेश में जनजीवन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि थार वाले क्षेत्र में कैसा जनजीवन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। थार जो है गुजरात और राजस्थान में पड़ता है। थार मरुस्थल गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। थार रेगिस्तान में बबूल, खजूर, खेतड़ी, नागफनी इत्यादि वनस्पति पाई जाती हैं, जिनकी पत्तियां चिकनी, छोटी और मोटी होती हैं। ठीक है। यानी कि इनकी जो पत्तियां होती हैं छोटी होती हैं, चिकनी होती है और नुकीली होती है। यहाँ पे नुकीली होना चाहिए, गलत हो गया, नुकीली होती हैं। ठीक है। और ये थार मरुस्थल क्षेत्रों में बबूल का पेड़, खजूर का पेड़, खेतड़ी का पेड़, नागफनी का पेड़ पाया जाता है। बाजरा की रोटी राजस्थान का प्रमुख भोजन है। बाजरे की रोटी राजस्थान का प्रमुख भोजन है, भोजन। लोग गर्मी से बचने के लिए साफा या पगड़ी का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप देखेंगे राजस्थानी लोग मोटा मोटा पगड़ी बांधते हैं। वो किससे बचने के लिए? तो गर्मी से बचने के लिए बांधते हैं। थार प्रदेश में जिप्सम, संगमरमर, लिग्नाइट, अभ्रक आदि पाया जाता है। यानी कि थार वाले क्षेत्र में जो खनिज पाया जाता है कौन कौन? जिप्सम पाया जाएगा, संगमरमर पाया जाएगा, लिग्नाइट कोयला लिग्नाइट पाया जाएगा और अभ्रक पाया जाएगा। पानी की कमी को दूर करने के लिए सतलज नदी पर बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है, जो राजस्थान नहर भी कहा जाता है। यानी कि राजस्थान में पानी की कमी है, जिसको पूरा करने के लिए क्या किया गया है कि सतलज नदी से एक नहर निकाला गया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में पानी की कमी को दूर करता है। रेगिस्तान में हरियाली और जल वाला क्षेत्र नक्सलीस्तान या मरुधन कहा जाता है। मरुधन यानी कि राजस्थान में जो हरियाली जगह है और जल क्षेत्र है, जहाँ हरियाली होगा यानी कि जहाँ जल है वहाँ पे चारों तरफ हरियाली है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मरुधन बोलते हैं। मरुधान क्या बोलेंगे? मरुधान या नकलिस्तान बोलेंगे, नखलिस्तान बोलेंगे। याद रहेंगे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरुधान और नखलिस्तान किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान में जो हरियाली और जल का क्षेत्र है उसको कहते हैं। अब हम जानेंगे अपने प्रदेश की क्रियाओं के बारे में। चलिए, 22 मार्च 1912 को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 22 मार्च को क्या मनाते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए, 22 मार्च को क्या बनाते हैं हम लोग? क्या मनाते हैं 22 मार्च को? तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई। इस दिन प्रतिवर्ष हम बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं और एक और दिवस मनाते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ाया, बताएंगे। यहाँ जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण होता है। यानी कि बिहार में जो वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो बंगाल की खाड़ी से होकर आता है, उससे बारिश हमारा बिहार में होता है। उस मानसून से हमारे बिहार में बारिश होता है। अप्रैल मई के महीने में वर्षा होने के कारण आम के फल तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसे हम मैंग्रो सावर कहते हैं। मैंग्रो सावर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ अप्रैल और मई के समय में बारिश होता है और इस समय उधर आम की बागवानी में जो आम लगे होते हैं वो तेजी से बढ़ने लगते हैं, इसीलिए इनको हम मैंग्रो सावर के नाम से जानते हैं इस वर्षा को। बिहार की जलवायु जो उपोष्ण कटिबंधीय है, बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। बिहार में 75% भूमि कृषि युक्त है, 75% भूमि कृषि योग्य है और 12% भूमि बंजर है। बिहार में 12% भूमि बंजर है, 75% भूमि जो है कृषि योग्य है। भागलपुर में सिल्क, इसीलिए भागलपुर को हम सिल्क सिटी कहते हैं। पूर्णिया में जूट का उत्पादन होता है। गया में सूती वस्त्र का, पश्चिमी चंपारण में बटन बनाने का उद्योग और मुंगेर में सिगरेट बनाने का कारखाना और बरौनी तेल शोधन कारखाना स्थित है हमारे बिहार में। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में सिल्क सिटी किसे कहते हैं? तो भागलपुर को कहते हैं। पूर्णिया में किसका उत्पादन होता था? जूट का। गया में सूती वस्त्र का। पूर्वी चंपारण में आपके बटन का, जो शर्ट का बटन लगाते हैं ना, बटन का।
मुंगेर में सिगरेट का और बरौनी तेल शोधन कारखाना कहाँ है, बरौनी में स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए मुजफ्फरपुर और मोकामा जो क्षेत्र है इसमें रेलवे वैगन प्लांट है। रेलवे वैगन प्लांट यानी रेलवे का जो बोगी बनता है ना, वो कहाँ बनता है बिहार में, तो मुजफ्फरपुर और मोकामा में बनता है, मुजफ्फरपुर और मोकामा में बनता है। एवं जमालपुरा में रेलवे वर्कशॉप है। जमालपुरा में क्या है, क्वेश्चन पूछेगा बिहार के कहाँ पर रेलवे वर्कशॉप है, तो जमालपुरा में। और कहाँ बैगन बनता है यानी रेलवे बैगन प्लांट कहाँ है, तो क्या बताएंगे आप, मुजफ्फरपुर और मोकामा में, मुजफ्फरपुर और मोकामा में। कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, कैमूर की पहाड़ियों से हमें चूना पत्थर मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है, पाइराइट मिलता है। देखिए कैमूर की पहाड़ियों से क्या क्या मिल रहा है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और पाइराइट। और मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग प्रसिद्ध है। मधुबनी की मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग दोनों प्रसिद्ध है बिहार का, याद रखेंगे आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन था बिहार के बारे में। अब हम जानेंगे केरल के जीवन के बारे में, केरल राज्य का जीवन कैसा चलता है। केरल की जलवायु जो है उष्ण आर्द्र मानसूनी है। यहाँ मई और नवंबर तक वर्षा होती है। मई से नवंबर तक क्या होता है, वर्षा होता है, मई से। जबकि मानसून जब आता है भारत में तो केरल के तट पे ही सबसे पहले वर्षा होती है 1 जून से, जबकि हम देख रहे हैं मई से ही यहाँ पे वर्षा हो रही है। जबकि मानसून आगमन में जब मानसून आता है तो सबसे पहले वर्षा केरल के तट पे ही होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मई से नवंबर तक केरल में वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से हम इसको उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसून बोलते हैं। और यहाँ पे सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका मुख्य वृक्ष जो सघन सदाबहार वन जो है, इसके मुख्य जो वृक्ष हैं वो है सागवन, चंदन, सुपारी, नारियल, रबड़ और बांस। ये सब क्या है, सदाबहार वन के उदाहरण है। नौका दौड़, कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। नौका दौड़ केरल में ही होता है, कथकली कहाँ का है, तो केरल का ही है। मोहिनीअट्टम जो कि आंध्र प्रदेश और केरल दोनों का है, ये प्रसिद्ध नृत्य है यहाँ का, ठीक है। मार्शल आर्ट के रूप में कलारीपयट्टन शैली और मलखान यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। सबरी माता मंदिर केरल में स्थित है। कश्मीर की भीतर हाउस बोट भी कहते हैं। कश्मीर के भीतर इसको कश्मीर की भांति यहाँ हाउस बोट भी मिलता है। यानी कश्मीर में आप जाएंगे तो झील के अंदर क्या है, बोट पे घर बनाए गए हैं। वैसे ही केरल में भी बोट हाउस आपको देखने को मिलता है। सबरी माता मंदिर केरल में ही है, आपको मालूम होना चाहिए। चैप्टर नंबर 12 मौसम और जलवायु, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं मौसम और जलवायु के 12 में। मौसम किसे कहते हैं भैया, तो किसी निश्चित समय या किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल के तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। कोई निश्चित स्थान है, जैसे कि मान लीजिए बिहार का गया जिला है और निश्चित समय हो, निश्चित स्थान है, निश्चित समय है, और उस समय जो वहाँ की जो दशा है, जो स्थिति है, उसी को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जलवायु क्या है, तो मौसम की औसत दशा को क्या बोलते हैं, जलवायु। जलवायु कई वर्षों में चेंज होता है, जबकि मौसम दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है। तो इसीलिए कह रहा है एक निश्चित स्थान और एक निश्चित समय में जो वहाँ का स्थिति है वही हमारी क्या है, मौसम है। और यही मौसम जो है क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है बार बार और औसतन एक ही प्रकार का मौसम रह जाता है, उसी को कहते हैं जलवायु। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो शॉर्ट में याद करेंगे लैंड फ्रॉम, क्या याद रखेंगे, लैंड फ्रॉम याद रखेंगे। ये जो लैंड फ्रॉम है तो इसके बारे में जानते हैं। तो एल से हो जाएगा आपको लैंगिट्यूड, जिसे हम अक्षांश बोलेंगे। ए से आपका हो जाएगा अल्टीट्यूड, जिसे ऊंचाई बोलेंगे। एन से हो जाएगा नीवर फॉर सी, मतलब आपका सागर के पास भी है तो भी जलवायु परिवर्तन का एक कारण है। डायरेक्ट्रिक ऑफ ब्लाइंड ये भी है, फॉरेस्ट जंगल भी है, ओशियन करंट भी है, रेन वर्षा भी है, माउंटेन पर्वत भी है। ये सब क्या है भाई, ये जलवायु परिवर्तन के क्या है, कारक हैं।
आगे ध्यान देंगे, उच्च से निम्न दाब की ओर वायु की गति पवन कहलाती है। क्वेश्चन पूछेगा पवन किसे कहते हैं, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने वाली हवाओं को हम पवन कहते हैं। हवा हमेशा कहां से कहां चलता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली वायु का भार जो है वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पे जो वायु का दाब पड़ता है, वायु का जो भार पड़ता है, उसी को हम वायु दाब कहते हैं। एक होता है ऊपर वायु दाब, एक होता है नीचे वायु दाब। एक होता है ऊपर वायु दाब, एक होता है नीचे वायु दाब। विश्व के मुख्य स्थानीय पवनें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एग्जाम के लिए, तो आंखें बंद करके नहीं, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है लूह कहाँ चलता है, तो भारत में चलता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है, तो भारत के राजस्थान से स्टार्ट होता है। लूह कहाँ चलता है, तो भारत में चलता है। चिनसुक कहाँ चलता है, तो दक्षिणी कनाडा में चलता है। बिली ये हवा है, ये कहाँ चलेगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। रानटेडो हरिकेन, ये अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में। टाइफून जो है पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में चलता है। काल वैशाखी बंगाल की खाड़ी में, और इसी लू को काल वैशाखी के नाम से जानते हैं पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्र में। क्लियर है, तो इसको एक दो बार आप लोग देख लेंगे, क्योंकि ये लाइन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, पवन जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अस्थाई पवन, मौसमी पवन, और एक हमारा है समुद्री जो है पवन, एक तरह से बोल सकते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अब क्या कह रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न पवन जैसे पछुआ पवन, पूर्वी पवन, अस्थाई पवन कहलाते हैं। यानी पृथ्वी के घूर्णन से जो पवन उत्पन्न हो रहा है, हवा उत्पन्न हो रहा है, उसको हम अस्थाई पवन कहेंगे। जैसे कि भैया पछुआ पवन हो गया, पूर्वी पवन हो गया। ये पूर्वी पवन हमेशा पूरब से बहेगा, पछुआ पवन हमेशा पछुआ में बहेगा, यानी कि पश्चिम बहेगा, इसीलिए इसको हम अस्थाई पवन कहते हैं। स्थानीय पवन कहेंगे, सॉरी, अस्थाई। ठीक है। अब मौसमी पवन है। पवन की दशा मौसम और ऋतु के अनुसार बदलती है, जैसे चक्रवात, प्रतिचक्रवात। चक्रवात और प्रतिचक्रवात मौसम के अनुकूल, यानी मौसम के द्वारा, ऋतु के द्वारा परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, उसको हम बोलते हैं मौसमी पवन। एक होता है आपका स्थानीय समीर, जो कि हवा स्थल से समुद्र की ओर रात में चलता है। जो स्थलीय समीर बोलेंगे तो हवा जो होगा स्थल से स्टार्ट होगा और किधर चलेगा, समुद्र की ओर चलेगा, ये रात के समय होता है। एक होता है समुद्री समीर, जो हवा जो है समुद्र से स्थल की ओर चलेगा, ये होता है दिन के समय। कब होता है, दिन के समय में होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, चक्रवात केंद्र में कम दाब का क्षेत्र होता है, यानी कि चक्रवात जब होता है तो उसका जो केंद्र होता है उसमें निम्न दाब का, कम दाब का क्षेत्र होता है। हवाएं केंद्र की ओर चलती हैं। भारत में 2010 में काल वैशाखी एवं लैला नाम की 2 चक्रवात आए थे। अब लो भैया, भारत में 2010 में 2 चक्रवात आया था। एगो आया था काल वैशाखी, एगो आया था लैला और काल वैशाखी, 2 चक्रवात आए थे। और कब आए थे, 2010 में आए थे भारत में। ठीक है। भारत में अधिकांश चक्रवात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। भारत में भाई 2 ही गो है, एक बंगाल खाड़ी, एक अरब सागर, एक हिंद महासागर भी है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ही भारत के लगभग जितने चक्रवात हैं यहीं से उत्पन्न होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। समझ रहा है, क्लॉकवाइज यानी कि सीधा उल्टा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो कि क्लॉकवाइज होता है हवा की दिशा, चक्रवात की दिशा, जबकि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र में होता है। अगर चक्रवात बोलेगा तो चक्रवात में निम्न दाब होगा और प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब होगा। ठीक है। हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है, उसमें केंद्र की तरफ सारी हवाएं, चक्रवात में केंद्र की तरफ हवाएं चल रही थी, जबकि इसमें केंद्र से बाहर की ओर चलेगी। और उत्तरी गोलार्ध में जो होगा क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है प्रति चक्रवात। जल वाष्प का जल में बदलने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं।
संघनन किसे कहते हैं? तो जल वाष्प को जल में बदलने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। वर्षा प्राकृतिक के आधार पर 3 प्रकार का है। एक है संवहनी वर्षा, विषुवतरेखीय प्रदेश में जो वर्षा होती है उसको हम संवहनी वर्षा कहते हैं। एक होता है पर्वतीय वर्षा, तो पर्वत वाले क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चक्रवातीय वर्षा, निम्न दाब का क्षेत्र भरने के लिए विभिन्न दिशा से पवनें आती हैं, जिससे आर्द्रता संघनित होकर वर्षा होता है। वैसे वर्षा जो है उष्णकटिबंधीय में ज्यादा देखने को मिलता है। चक्रवातीय वर्षा, कैटरीना एक चक्रवात है। कैटरीना कौन है? चक्रवात है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि कैटरीना एक क्या है, तो क्या बताएंगे? चक्रवात है। ये मत कहिए हीरोइन है, चक्रवात है। ठीक है। मौसम से संबंधित उपकरण, वर्षा का मापन यंत्र रेनगेज कहलाता है। वर्षा मापी यंत्र को क्या बोलते हैं? रेनगेज बोलते हैं। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 8, बिहार SCRT बुक क्लास 8 जियोग्राफी, क्लास नंबर 8, और इसमें टोटल चैप्टर हैं 6 चैप्टर हैं। अब धीरे धीरे हमारी क्लासेस बढ़ते जा रही हैं। हम लोग क्लास 6 पढ़े, थोड़ा कम मटेरियल था। क्लास 7 पढ़े, थोड़ा सा अधिक मटेरियल था। अब क्लास 8 पढ़ेंगे, अब धीरे धीरे मटेरियल आपका बढ़ता जाएगा। बताइए कैटरीना क्या है? एक बार कमेंट करके बताइए कैटरीना क्या है। तो इसमें चैप्टर का नाम है संसाधन, भारतीय कृषि, उद्योग, परिवहन, मानव संसाधन, एशिया महाद्वीप के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर संसाधन। लो भैया देखो, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। जो खत्म नहीं होगा, यानी कि उसका यूज कर लेंगे फिर से उसका दोबारा यूज कर लेंगे, उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। एग्जाम्पल में अगर हम बोले कोयला को जला दो, कोयला को जलाने के बाद क्या आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे दोबारा? तो आप कहेंगे नहीं सर, तो वो आपका नवीकरणीय संसाधन नहीं है। हमने कहा सूर्य के प्रकाश से सोलर पैनल लगा के बिजली बना दो, तो क्या सूर्य के प्रकाश को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो आप कहोगे जी सर किया जा सकता है। तो नवीकरणीय संसाधन जो कभी खत्म नहीं होते तो वह है पवन, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश। समझना क्या? वन हो गया, जल हो गया। वन भाई, वन को काट दोगे, छोड़ दोगे, फिर पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाएंगे वहां। अनवकरणीय संसाधन जिसका भंडार सीमित है, यानी कि एक लिमिटेड है कि भैया अगर इतना यूज कर लिए तो उसके बाद यूज नहीं कर पाओगे, खत्म हो जाएगा। तो यह है लोहा, कोयला, पेट्रोल। कोडरमा का पठार जो है झारखंड में। कोडरमा में अबरक मिलता है, और जादूगोड़ा की खान में यूरेनियम मिलता है। जादूगोड़ा की खान में यूरेनियम और कोडरमा के पठार में अबरक मिलता है। समुद्र तट से दूर 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी समुद्र तट से दूरी पर कितना? तो 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र में 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी संसाधन हैं वो सब राष्ट्रीय संसाधन हैं। और 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। चैप्टर नंबर 1 का ही दूसरा पार्ट है भैया, भूमि, मृदा और जल। इसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमस क्या होता है भैया? ह्यूमस तो मृदा में पेड़ पौधे, जीव जंतु, अन्य सड़े गले पदार्थ, अवशेष को हम क्या बोलेंगे? मृदा बोलेंगे। मान लीजिए आप मर गए और मरने के बाद, सॉरी हाँ गड़बड़ा गया, होता है कभी कभी ध्यान दीजिएगा। ह्यूमस क्या है? तो पेड़ पौधे, जीव जंतु जो मर जाते हैं और उनका जो अवशेष बच जाता है उसी को बोलते हैं ह्यूमस। और जिस खेत में ह्यूमस होगा ज्यादा, वो जो उस खेत में क्या होगी? उर्वरा शक्ति सबसे अधिक होगी। ठीक है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी में चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, दाल इत्यादि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नई जलोढ़ को क्या बोलेंगे? तो खादर। पुरानी जलोढ़ को क्या बोलेंगे? बांगर। काली मृदा एल्युमिनियम और लोह युक्त के कारण काली होती है। काली मृदा काली क्यों होती है? तो एल्युमिनियम और लोह युक्त के कारण क्या होती है? काली होती है।
यहाँ कपास के लिए उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मृदा कौन सी है? तो काली मृदा है। तो काली मृदा में सबसे ज्यादा क्या होता है, किसकी खेती होती है? तो कपास की खेती होती है। यह सर्वाधिक महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। काली मृदा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर गुजरात वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। लोह के अंश के कारण मृदा लाल होता है, लाल रंग का होता है। जब जल मिलने के बाद यह पीला हो जाता है। यह ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि के लिए उपयुक्त होता है। इसका विस्तार उड़ीसा, झारखंड और मेघालय में पाया जाता है। ये किस मिट्टी की बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है लाल मिट्टी के बारे में। और लाल मिट्टी में जब जल मिलता है तो पीला हो जाता है। और ये ज्वार, बाजरा और मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो उड़ीसा, झारखंड और मेघालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कुल जल का प्रशांत महासागर 49.9% जल जो है प्रशांत महासागर में है। कुल जितना जल है 71% जल है ना, 71% जल प्रशांत महासागर में, 49.9% जल जो है प्रशांत महासागर में है। पृथ्वी पर उपलब्ध 97% हिस्सा महासागरों में, यानी 71% हमारा जल है ना टोटल, तो 71% जल में 97% महासागर में है, 2% बर्फ के रूप में और 1% नदी और तालाब में पाया जाता है। पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। भारत में विश्व का 16% जनसंख्या निवास करता है। 16% जनसंख्या नहीं, भारत में जितना विश्व की जनसंख्या है ना, वो पूरी जनसंख्या का 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। पर ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो वहाँ बताया गया 17% जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का 17% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। क्लियर है? जिसके लिए विश्व 4% जल, जिसके लिए विश्व का 4% जल ही उपलब्ध है, स्वच्छ जल जो पीने योग्य है। पूरे विश्व में 4% जल ही है पीने योग्य। बाप रे, यानी हमारे भारत में 4% जल है पीने योग्य, और नदी तालाब में 1%, 2% बर्फ के रूप में, 97% आपका 71% में 97% महासागरीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आगे ध्यान देंगे, ब्रह्मपुत्र नदी वार्षिक जल प्रवाह सर्वाधिक है, यानी कि वर्ष में सबसे ज्यादा जल बहान के लाने वाला काम जो करता है वो क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। और असम राज्य में ये मांजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। आगे भारत में सबसे अधिक 1% राज्य मिजोरम में है। 91.27% जो है वन है मिजोरम में। तो भारत में सबसे अधिक वन जो है मिजोरम में है, प्रतिशत में मामले में देखा जाए। जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। वन क्षेत्र वाला राज्य बोलेगा तो मध्य प्रदेश। और भारत में सबसे अधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है वन के क्षेत्र में? तो मिजोरम है। पर्यावरणीय दृष्टि से किस देश में कम से कम 33%, यानी पर्यावरण दृष्टि से किसी भी देश में क्या होना चाहिए? 33% भूमि पर वन का विस्तार होना चाहिए। विषुवतरेखीय वन अमेज़न को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। विषुवतीय वन यानी कि जो सदाबहार वन है उसको हम अमेज़न जो कि क्षेत्रों में पाया जाता है उसे हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। हाथी भारत का विरासत पशु घोषित किया गया है। विरासत पशु भारत का कौन है? हाथी है। हाथी भारत में पहला रेड बुक 1970 में तैयार किया गया था। भारत में पहला रेड डाटा बुक 1970 में तैयार किया गया था। वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान, 567 वन्यजीव अभ्यारण्य और 16 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान, 567 वन्यजीव अभ्यारण्य और 18 जैविक मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। आपको याद रखना है कितने? 106 राष्ट्रीय उद्यान, 567 वन्यजीव अभ्यारण्य और 8 जैव मंडल। अब हम बात करेंगे खनिज संसाधन। लोहा के प्रमुख अयस्क जो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमेटाइट, सिटेराइट।
हेमेटाइट, मैकेनाइट, लिमेटाइट, लिटेराइट, सिटेराइट, लिमोनाइट और सेटेराइट, ये 4 जो है लोहे के क्या है, अयस्क हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। इसका प्रमुख अयस्क जो है पाइरोलुसाइड और साइकोमेनियल्स और रोडेनाइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, उड़ीसा में, और इसके अयस्क के नाम हमने देख लिए। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ मैग्नीज मिलाया जाता है, यानी कि जंग ना लगे, अगर वैसा कोई इस्पात बनाना है तो लोहे के साथ क्या मिलाया जाएगा, तो कहेंगे आप मैग्नीज मिलाया जाएगा। तांबा का प्रमुख अयस्क जो है चाल्कोपाइराइट है, कोबालाइट है, क्यूपाइराइट है और क्रोइसोकोला है और ब्रोनाइट है। ये सब क्या है, तांबा के प्रमुख अयस्क हैं। इसका उत्पादन राजस्थान के खेतड़ी में होता है। तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान के खेतड़ी में और एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है, आपको याद रखना है। एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट है। ऊर्जा संसाधन, भारत में कोयला गोंडवाना 1981 में जो गोंडवाना समूह जो है टर्सरी युग की चट्टानों में पाया जाता है, यानी कि भारत में कोयला 1981 से निकाला जा रहा है और ये गोंडवाना लैंड के टर्सरी चट्टानों से पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला का उत्पादन तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन में होता है, तमिलनाडु के नेवली में होता है। कहाँ, नेवली में, तमिलनाडु के नेवली क्षेत्र में जो है लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। भारत में पेट्रोल पहली बार 1866 में पता चला और 1890 में पहली बार डिब्रूगढ़ असम से तेल मिला था। यानी पता चला पेट्रोल के बारे में हमें 1866 में, पर 1890 में पहली बार हमने डिब्रूगढ़ असम से तेल हमें मिला। 1975 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता चला था। मुंबई हाई तेल का क्षेत्र का पता कब चला था, 1975 में। देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 में देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 में और दार्जिलिंग में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था, दार्जिलिंग में। यानी 1897 में पहली बार जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया, दार्जिलिंग में लगाया गया था। बाद में कावेरी नदी के शिव समुद्रम जो कि कर्नाटका में पड़ता है, इसका सफल और व्यवस्थित उत्पादन शुरू किया गया था। यानी कि सबसे पहले जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की बात करें, विद्युत का पहला संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था, जबकि कावेरी नदी के जो शिव समुद्रम जलप्रपात है कर्नाटका में, वहां पर इसका उत्पादन किया जाना शुरू किया गया। कब, तो भैया इसका डेट नहीं दिया है। आगे हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। क्वेश्चन पूछेगा हीराकुंड परियोजना किस नदी पर, तो बताएंगे महानदी पर, उड़ीसा में, और विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना है। ठीक है, विश्व की बोल रहे हैं, विश्व की सबसे लंबी, सही है, विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना। अब भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर बनाया गया और भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ये बड़ी और लंबी में अंतर होता है, याद रखिएगा। भारत में यूरेनियम का भंडार जो है, जिसे हम पिच ब्लेड के नाम से भी जानते हैं, भारत में यूरेनियम के भंडार को हम पिच ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। पहला परमाणु उत्पादन केंद्र जो है 1955 में सतारा में स्थापित किया गया था। पहला परमाणु संयंत्र जो है 1855 में तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में। कहाँ, महाराष्ट्र क्षेत्र में। राणा प्रताप सागर जो है कोटा राजस्थान में। राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में। कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा गुजरात में है। कैगा कर्नाटका में है। कुडनकुल्लम जो कि तमिलनाडु में, कुडनकुल्लम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटका में, काकरापारा गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु में, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में। कोटा राजस्थान में। यहाँ ध्यान देंगे, ये वाली लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कह रहा है पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा। यहाँ पे याद ध्यान दीजिएगा, केवल क्या होगा? मीटर होगा। 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? तापमान में क्या होता है? वृद्धि होता है। यानी कि हम 32 मीटर पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। जबकि 165 मीटर हम लोग ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। यानी हम ऊपर जाएंगे, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर पर तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा, और 32 मीटर गहराई में जाएंगे, अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक होता है खरीफ फसल, एक है रबी फसल, एक है जायद फसल। खरीफ फसल जो बोया जाता है जून जुलाई में बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। यानी कि खरीफ फसल ऐसे ही बोल सकते हैं, मानसून के आगमन के समय हम खरीफ फसल की बुआई करते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लेते हैं। इसमें जो फसल है धान, मक्का, जूट और मूंगफली है। धान, मक्का, जूट और मूंगफली है खरीफ फसल में। रबी फसल की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसमें गेहूं, चना, मटर, मसूर और जौ इत्यादि आता है। जायद फसल में जिसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना हो, जायद फसल जैसे खीरा, ककड़ी, इस सब में जो टाइम बचता है बीच में, उसमें ये खीरा, ककड़ी बोया जाता है, जिसको हम जायद फसल कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, कपास पौधा के लिए काली मिट्टी, जो कि काली मिट्टी चाहिए, और 50 से लेकर 100 किलोमीटर नहीं 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर चाहिए, यहाँ 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए कपास की खेती के लिए, और 210 दिन तक 210 दिन का समय लगता है, पल्ला रहित समय होना चाहिए। पल्ला रहित समय होना चाहिए 210 दिन का। क्लियर है? बिहार के पूर्णिया और किशनगंज में कार्य की फसल होती है, यानी कि कॉफ़ी की फसल नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि यहाँ पर बिहार के पूर्णिया और किशनगंज में चाय की खेती होती है, चाय की फसल बोई जाती है पूर्णिया और किशनगंज में। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, असम में चाय का सर्वाधिक खेती होती है। दार्जिलिंग के हेमिस घाटी में चाय की विश्व में सर्वाधिक मांग होती है। असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर चाय का उत्पादन शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट बुश को जाता है, जिसने सर्वप्रथम 1823 में यहाँ की चाय को ब्रिटेन भेजा था। यानी कि सबसे ज़्यादा रॉबर्ट बुश ने क्या किया था कि सबसे पहले 1823 में यहाँ की चाय को इसने ब्रिटेन भेजा था। अगला चैप्टर है उद्योग, तीसरा चैप्टर है उद्योग। तो कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादन में परिवर्तन किया जाता है, उसे हम उद्योग कहते हैं। यानी कि आपके पास आलू है, उसका चिप्स बना दीजिए तो क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। तो ऐसे ही कह रहा है, कच्चे माल का हम क्या करें? अधिक मूल्य के उत्पादकों में परिवर्तित कर दे रहे हैं, तो उसको हम उद्योग कहेंगे। 1 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाला उद्योग को हम बृहद उद्योग कहते हैं। 1 करोड़ से अधिक निवेश करके अगर कोई उद्योग आप कर रहे हैं तो उसको हम बृहद उद्योग कहते हैं। जिस कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। यानी जिस कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं उसको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात और तांबा। सबसे पहले हम जानेंगे लौह इस्पात उद्योग। तो एक तरफ दिया है लौह इस्पात केंद्र कहाँ कहाँ लोहा होता है, और एक दिया है संबंधित राज्य दिया है कि किस किस राज्य में ये लौह इस्पात उद्योग होता है। तो सबसे पहले बोकारो कहाँ है? झारखंड में, जहाँ पे लौह इस्पात केंद्र है। जमशेदपुर जो कि झारखंड में ही है। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर और बर्नलपुर पश्चिम बंगाल में है। और विजयनगर कर्नाटका में है। सेल्लम जो कि तमिलनाडु में है। भाद्रावती जो कि कर्नाटका में है। ये सब क्या है? लौह इस्पात केंद्र है। इसके सामने इसका राज्य है।
एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में इस्पात बनाने का पहला कारखाना 1907 में सांची, वर्तमान जो झारखंड में, जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि सबसे पहले इस्पात बनाने का कारखाना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया था और 1907 में कहा जाता है टैक्सिको यानी कि टाटा ग्रुप जो कंपनी थी, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी जमशेदपुर में ही। ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुआ था रूस की सहायता से। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुआ था, किसके सहयोग से? रूस की सहायता से। भारत विश्व में पंज लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है। पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत है, जो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। वस्त्र उद्योग की बात करें, देश में पहला कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता में लगाया गया था। ये क्वेश्चन आपका टीआरई में पूछ चुका है। तो पहला मिल जो है 1818 में कोलकाता में लगाया गया था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये मिल सक्सेस नहीं रहा और वास्तव में कामयाबी हमें 1854 में मुंबई में कपड़ा मिल जो लगा उसमें हमें मिली। यानी 1818 में कोलकाता में जो कपड़ा मिल लगा था वो सक्सेस नहीं हुआ। 1854 में जो मुंबई में कपड़ा मिल लगा वो क्या हुआ? सक्सेस हुआ था। रेशम के कीटों से शहतूत के पत्ते पर पालन किया, यानी जो रेशम जो कीट रेशम बनाते हैं उसका जो पालन किया जाता है शहतूत के पत्ते पे किया जाता है। यानी शहतूत के पत्ते से रेशम का उत्पादन किया जाता है वहां पे कीटों की वजह से। जो अपने शरीर से कोलून रस निकालते हैं, इन्हीं कोलून से रेशम के धागे बनते हैं। जो रेशम के कीट होते हैं शहतूत पौधे पर अपने शरीर से क्या निकालते हैं? कोलून रस निकालते हैं। कोलून नाम का एक प्रकार का रस होता है जिससे रेशम का धागा बनता है। रेशम का क्या बनता है? धागा बनता है। भागलपुर में तसर सिलिकॉन का उत्पादन होता है। तसर सिलिकॉन का उत्पादन भागलपुर में होता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, उसे हम मैनचेस्टर कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। वाईफाई और जीपीएस ये सब क्या है? तो आप देखेंगे पुणे का पहला वाईफाई शहर बना। पुणे पहला वाईफाई शहर बना था। और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहते हैं और सिल्क सिटी भागलपुर को, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को, सिल्क सिटी भागलपुर को कहते हैं। चौथे नंबर का चैप्टर है परिवहन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण चतुर्भुजीय राजमार्ग 6 लेन वाली सड़क बनाई जा रही है जो कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को आपस में जोड़ेगा। फिर से बोलेंगे, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में जोड़ेगा, जिसे हम स्वर्णिम चतुर्भुजीय राज्य मार्ग बोल रहे हैं और ये 6 लेन की सड़क होगी। 1974 में भारत में एक्सप्रेसवे सड़क की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले सड़क NH7 बनाया गया था जो बनारस से मुंबई जाता है। बनारस से मुंबई के बीच में NH7 बनाया गया था सबसे पहले। पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। भारत में पहली बार ट्रेन जो चलाया गया था 16 अप्रैल से 1853 के बीच में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। गुजरात का कांडला जो बंदरगाह है एक ज्वारीय पतन है। बंदरगाह मतलब जहां पानी की जहाजें बड़ी बड़ी आकर रुकती हैं। तो कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो दीनदयाल बंदरगाह, ये आप याद रखेंगे, जो गुजरात में है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। मुंबई बुलावा हुआ सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुरमुरगांव बंदरगाह गोवा में है जो लौह अयस्क के निर्यात के लिए फेमस है। लौह अयस्क का निर्यात का मतलब जब हम अपने देश से किसी सामान को बेचते हैं उसको निर्यात कहते हैं। किसी अन्य देश से हम भारत में कोई सामान खरीदते हैं तो उसको आयात कहते हैं। तो निर्यात होता है लोहा सबसे ज्यादा, लौह अयस्क सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ से होता है? तो मुरमुरगांव बंदरगाह से
जो कि गोवा में है। भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पतन जो बंदरगाह है वो चेन्नई है। सबसे पुराना कृत्रिम मतलब अपने आप बना हुआ। 1853 में वायु परिवहन का एकीकरण किया गया था। 1853 में वायु परिवहन का क्या किया गया? एकीकरण किया गया था। परहंस भारत की हेलीकॉप्टर सेवा थी। परहंस भारत की हेलीकॉप्टर सेवाएं थी। परहंस भारत की हेलीकॉप्टर सेवा थी। मानव संसाधन 5वां चैप्टर। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई, परंतु व्यवस्थित रूप से जनगणना पहली बार 1881 में हुई थी। और ये जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला सीहोर है। सबसे कम घनत्व वाला कैमूर है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा घनत्व यानी कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग बिहार में रहते हैं तो सीहोर जगह है, वहां पे रहते हैं। और सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? तो कैमूर में रहते हैं, याद रहेगा। ठीक है ना। अब ये जन्म दर क्या होता है? तो जन्म दर की बात करें तो प्रति 1000 व्यक्ति पर बच्चे का जन्म होता है, उसे हम जन्म दर कहते हैं, जो वर्तमान में 20.97 है। मृत्यु दर जो कि प्रति 1000 व्यक्ति में कितने मर गए लोग, उसे वर्तमान मृत्यु दर कहते हैं, 7.3 है। क्या बोला? 7.3 है। आगे ध्यान देंगे। प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, जो कि 940 है। 940 वर्तमान में हमारे भारत का लिंगानुपात है। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, 1084। 1000 पे 1084 महिला हैं केरल में। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, 1877। 1877 सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में। भारत में सर्वाधिक साक्षर लोग केरल में है, सबसे ज्यादा पढ़े लोग केरल। पर वर्तमान के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम आगे हो चुका है। पढ़े लिखे लोगों में सबसे आगे कौन सा राज्य हो गया है? मिजोरम हो गया है। बिहार की साक्षरता दर 64% साक्षर है, यानी कि बिहार में 100% में से 64% लोग पढ़े लिखे हैं। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य बिहार का जिला है रोहतास, और सबसे कम साक्षर है पूर्णिया। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य बिहार का कौन सा जिला है? रोहतास है, और सबसे कम साक्षर है पूर्णिया। छठा चैप्टर है हमारा एशिया। ध्यान देंगे। पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग 30% हिस्सा एशिया में पड़ता है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 7 बड़े महाद्वीप हैं, और 7 बड़े महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया है, जिसपे 30% हिस्सा, पूरे पृथ्वी का 30% हिस्सा जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। क्लियर है। विश्व की आबादी में 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप पे रहती है। 40% भूमि और 60% पूरे विश्व में 100% होगा। 100% में से 60% लोग जो है एशिया महाद्वीप में रहते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। क्वेश्चन पूछेगा एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो लाल सागर और स्वेज नहर। लाल सागर और स्वेज नहर। यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत अलग करता है। हिमालय श्रृंखला संसार की सबसे ऊंची और नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। जो हिमालय श्रृंखला है संसार की सबसे ऊंची और नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। तिब्बत का पठार संसार का छत कहा जाता है, जबकि हमने अभी पीछे भी पढ़ा कि संसार का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। पर यहाँ पे अब बात को काट रहा है, कह रहा है कि तिब्बत के पठार को संसार का छत कहा जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, जिसे हम संसार का छत कहते हैं। ठीक है। उत्तर भारत का विशाल मैदान गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। 2 नदियों के बीच के भूमि को दोआब कहते हैं। 2 नदियां बह रही हैं और बीच में अगर भूमि है तो उसको हम दोआब कहेंगे। ईरान का मैदान जो है दरौल और कुरात नदी के दोआब पर पाया जाता है। ईरान का जो मैदान है दजाल और कुरात नदी के बीच में है, और धरती और आकाश के बीच जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु सम्मिलित रूप से बायोम करते हैं। एशिया का एक कदम
उत्तरी भाग को टुंडा प्रदेश कहते हैं। एशिया के उत्तरी भाग को हम क्या बोलते हैं? टुंडा प्रदेश। यहाँ का मुख्य पशु जो है रेड बियर है। कौन है? रेड बियर या भालू बियर बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं भालू, भालू बोलते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं। समशीतोष्ण घास का मैदान स्टेपिज का घास का मैदान है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। स्टेपिज घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में है। उसके बाद है शीतोष्ण पर्वत भारत, शीतोष्ण पर्वतीय भाग में याक पशु पाया जाता है। विषुवतीय वन को अंधेरे वन के नाम से जानते हैं क्योंकि विषुवतीय वन इतने घने होते हैं कि प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता। सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने के कारण एशिया को मानव का घर कहा जाता है। सार्क की स्थापना 1885 में की गई थी। अब ये सार्क क्या है? तो सार्क एक संगठन है जिसमें आपके भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और अफगानिस्तान और मालदीव, ये 8 देश आपके आते हैं सार्क में। और सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। और भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, ये सारे देश सार्क के अधीन आते हैं। यानी सार्क एक संगठन बनाया इन सभी देशों ने मिलकर, आपसी में कोई भी समस्या होती है तो सुलझने के लिए। समझा है ना? सिंगापुर में 100% आबादी शहर में रहती है। सिंगापुर पूरा शहर ही है तो 100% आबादी पूरा क्या है? शहरों में। भूटान में 93% लोग गांव में रहते हैं। आज भी भूटान में 93% लोग गांव में रहते हैं क्योंकि भूटान में देखेंगे आप तो 70% जंगल है, वन पाया जाता है 70% पर। विश्व में सभी धर्मों की उत्पत्ति एशिया से हुई है। लो भैया, विश्व में जितने भी धर्म आज तक बने हैं सभी धर्म एशिया महाद्वीप से ही पनपे हैं। दर्जला और फ्रात नदी मेसोपोटामिया की सभ्यता और हांगो नदी को चीन की सभ्यता का उदय हुआ है। यानी कि हांगो नदी से चीन की सभ्यता का उदय हुआ है और दर्जला और फ्रात नदी से मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय हुआ है। सुशी जापान का प्रमुख पकवान है। सुशी। चीनी लिपि विश्व की पुरानी लिपि है। इंडो आर्यनिक भाषा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में बोली जाती है। इंडो आर्यन जो है भाषा है, आर्यन जो भाषा है पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में बोली जाती है। अंतोलिया पठार तुर्की में है। अंतोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में। पूछता है अंतोलिया का पठार कहाँ है तो तुर्की में है। जापान, चीन में कन्फ्यूशियसवाद और तांबो सियोत धर्म का उदय हुआ है। दिल्ली का लोटस मंदिर जो है वही धर्म से संबंधित है, वहावी धर्म से संबंधित है। ठीक। इजराइल में यहूदी देश है। इजराइल एक यहूदी देश है। अल्बर्ट आइंस्टाइन यहूदी थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे? यहूदी थे। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इजराइल एक यहूदी देश है और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो इसके बारे में पढ़ते हैं आप, यहूदी थे, यहूदी। अफगानिस्तान में बामिना की पहाड़ी में बुद्ध की मूर्ति है। फिलीपींस को त्योहारों का देश कहा जाता है। फिलीपींस को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारत श्रीलंका पाक जल संधि से अलग होता है। एशिया सर्वाधिक रबड़ थाईलैंड में होता है। एशिया का सर्वाधिक रबड़ थाईलैंड में होता है। एलिफेंट माउंटेन कंबोडिया में स्थित है। एलिफेंट माउंटेन कहाँ है? कंबोडिया में है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि के समांतर है। बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि के क्या है? समांतर है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि के समांतर है। उसके बाद कह रहा है ओमान और ईरान के बीच में होमरुज जल संधि है। ओमान और ईरान के बीच में होमरुज जल संधि है। सबसे गर्म स्थान जो कि देखें हम तो सबसे गर्म स्थान आपका है, सबसे गर्म स्थान मित्रवा कुवैत में। सबसे ठंडा स्थान खयोयात्स्क साइबेरिया रूस में। मीठे पानी का झील बैकाल झील जो कि रूस में है और बैकाल झील सबसे गहरा झील भी है। बैकाल झील सबसे गहरा झील भी है, आपको याद रखना होगा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो कि हमारे भारत में है मानसीराम मेघालय। संसार का छत्र पामीर को कहते हैं। सभ्यता का पालना एशिया को कहते हैं। उगते सूरज का देश जापान को कहते हैं। हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। अंकोटवार का मंदिर कहाँ है तो कंबोडिया में है। सबसे लंबी दीवार चीन में है। सबसे ऊंचा सड़क जो है खरदुला लेह के बीच में है भारत।
खरदुगला और लेह के बीच में है भारत में। सबसे ऊंचा बिल्डिंग जो है बुर्ज खलीफा संयुक्त राज्य अमीरात में है, संयुक्त राज्य अमीरात में। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो बैंकॉक को कहते हैं। ताजमहल जो कि आगरा भारत में है। सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन में है। सबसे ऊंचा रेल मार्ग पूछेगा तो चीन में है।